श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणाच्या तपासाला आता वेग आलाय आणि आरोपी आफताबला जवळपास 2.5 तास क्राईम सीनवर नेऊन म्हणजे जिथे गुन्हा घडला होता तिथे नेऊन पोलिसांनी तपास सुरू केलाय। सकाळी 11:30च्या सुमारास पोलीस आरोपी आफताबला घेऊन दिल्लीमधल्या महरोलीच्या जंगलामध्ये पोहोचले। हे तेच जंगल आहे, तेच ठिकाण आहे ज्या ठिकाणी श्रद्धाच्या हत्ये प्रकरणाचे धागेदोरे मिळवण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न आहे। आफताबनं श्रद्धाच्या मृतदेहाचे तब्बल 35 तुकडे केले होते जे याच महरोलीच्या जंगलात फेकले गेले होते। त्यामुळे महरोलीच्या जंगलामधून श्रद्धाच्या हत्येसंदर्भात आणखी धागेदोरे मिळवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी आज केला। जंगलामध्ये तपास केल्यानंतर पोलीस आफताबला घेऊन महरोली पोलीस ठाण्यामध्ये पोहोचले। या प्रकरणामध्ये फॉरेन्सिक रिपोर्ट महत्त्वाचा ठरणार आहे। या संपूर्ण प्रकरणामध्ये पुरावा म्हणून जर काही महत्त्वाचं ठरणार असेल तर तो फॉरेन्सिक एक्सपर्टचा रिपोर्ट। फॉरेन्सिक एक्सपर्ट आणि एबीपी न्यूजचे ज्येष्ठ पत्रकार इंद्रजीत राय सध्या आपल्या सोबत आहेत। त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात श्रद्धा हत्या प्रकरणामध्ये फॉरेन्सिक रिपोर्ट किती महत्त्वाचा है। इंद्रजीत राय जी, ये पूरी घटना जो कल सामने आई है, चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन घटना घटी है मई के महीने में, अभी सामने आई है। अगर इस घटना की जड़ तक जाना है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट कितनी बड़ी बात हो सकती है पुलिस के लिए? देखिए, फॉरेंसिक एविडेंस से ही इस आरोपी को सजा मिलेगी, क्योंकि किसी ने भी मर्डर होते देखा नहीं है, किसी ने भी उसके टुकड़ों को जंगल में फेंकते हुए नहीं देखा है। यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब अदालत में ये मामला जाएगा तो ये आरोपी अपनी बात से मुकर सकता है, ये अदालत में कह सकता है कि मैंने नहीं मारा। उस वक्त पुलिस को जरूरत होगी एविडेंस की। एविडेंस इस पूरे मामले में साइंटिफिक एविडेंस ही हो सकते हैं, जैसे कि वो जिन जूतों को पहन के जंगल में गया, अगर वो जूते पुलिस सीज करे, उन जूतों का एग्जामिनेशन करे कि क्या जंगल की मिट्टी उसमें है या नहीं है, वो मिट्टी मैच करती है या नहीं करती है। श्रद्धा के कुछ बाल मिल जाएं घर में, या इस आरोपी के हेयर के कुछ पार्टिकल्स जंगल में मिल जाएं, तभी ये साबित किया जा सकता है कि आरोपी जंगल गया, इसने श्रद्धा को मारा। श्रद्धा को मारने के बाद इसने फेंका। घर में कुछ ऐसे कपड़े होंगे जिसमें ब्लड के स्टेन मिल जाएं, वो ब्लड के स्टेन श्रद्धा के पाए जाएं, उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग होगी और श्रद्धा के जो भी रिलेटिव हैं, माता या पिता, भाई बहन, उनके सैंपल से उसको मैच कराया जाएगा। तो फॉरेंसिक एविडेंस ही इस पूरे मामले में वो सबूत होंगे जिनके जरिए इस आरोपी को, जो एक्यूज है, उसको सजा दिलाई जा सकती है। वरना अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट, यानी कि जो ये एक्यूज कह रहा है, उसके अलावा पुलिस के पास कुछ भी नहीं है। जो बॉडी मिली है, जो हड्डियां मिली हैं, ये भी साबित करना होगा कि वो हड्डियां श्रद्धा की हैं। उसके लिए भी डीएनए का जो एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। जी, आपने कहा कि अभी कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं, लेकिन ये भी साबित होना पड़ेगा कि वो बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के ही है कि नहीं, उसके लिए भी फॉरेंसिक रिपोर्ट जरूरी है, फॉरेंसिक की जांच जरूरी है। लेकिन अगर इतने महीनों में श्रद्धा के कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते तो पुलिस के लिए ये केस कितना पेचीदा हो सकता है कोर्ट में जाते वक्त? देखिए, मर्डर हुए काफी दिन हो चुके हैं, तो बॉडी पार्ट उस सूरत में नहीं मिलेंगे, डिकम्पोज हो चुके होंगे, वो खराब हो चुके होंगे। लेकिन हड्डियां, शरीर में का जो हड्डियां होती हैं, इसको डिकम्पोज होने में कई सालों लगते हैं। हड्डियां मिलेंगी और हड्डियों के जरिए भी डीएनए हो सकता है। तो वैज्ञानिक तौर पे ये साबित किया जा सकता है कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही थी। जरूरी ये होगा कि इसके सैंपल लिए जाएं और श्रद्धा के माँ बाप के सैंपल्स लिए जाएं और दोनों सैंपल्स का मिलान किया जाए, मैच कराया जाए और ये साबित किया जाए कि ये जो हड्डियां मिली हैं जंगल से, ये श्रद्धा की ही थी। अभी तक जो हड्डियां बरामद हुई हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, उसके मुताबिक हाथ की हड्डियां और जो पेल्विक एरिया है उसकी हड्डियां मिली हैं। अभी तक श्रद्धा का जो हेड है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ। आपने काफी साल तक इस एरिया में काम किया है, आपने काफी सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी देखी होंगी। इस तरह का मामला जब सामने आता है तो पुलिस अपनी तहकीकात किस दिशा में करती है, और कोई ऐसे केस है जो आपको याद आते हैं जो जब आपने ये केस देखा? देखिए, निठारी का पूरा मामला फॉरेंसिक पे था, क्योंकि निठारी जो दिल्ली का, एक नोएडा का बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। लड़कियों को मारा गया था, टुकड़ों में काटा गया था और नालों में बहा दिया गया था। कई लड़कियों को जमीन में गाड़ा गया था, तो वहां से सिर्फ हड्डियां ही मिली थी। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि पता किया जाए कि ये किन किन लड़कियों की हड्डियां हैं, किन किन लड़कियों के बॉडी के पार्ट्स हैं। तो पुलिस ने इसी तरीके से उसका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कराया, लड़कियों का पता किया
कि ये लड़कियां कौन थी, इनके माँ बाप कौन थे। और आज अदालत में जो एक्यूज उस वक्त के थे मोनिंदर कोहली और सुरेंद्र कोहली, उन दोनों को सजा हुई है। तो फॉरेंसिक एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है जिसको कि अदालत मानती है। अदालत में जब ये रखे जाते हैं तो इनसे बहुत सारी कड़ियां कनेक्ट होती हैं और इसमें ये वाइट पेपर होता है, इसमें सच या झूठ की संभावना नहीं होती है। विज्ञान जो है वो फैक्चुअल होता है, वो फैक्ट्स को बताता है कि ये हड्डी एक्स पर्सन की है या नहीं है, ये डीएनए मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो भी पुराने केसेस हुए हैं उनमें भी शीना वोरा आपका जो महाराष्ट्र का केस था मुंबई का, उसमें भी फॉरेंसिक एविडेंस का काफी अहम रोल रहा। तो ये केस जो श्रद्धा का है, इसमें पूरा का पूरा मामला फॉरेंसिक पे ही चलेगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे चलेगा और उसकी रिपोर्ट बहुत अहमियत रखती है। जी, आपने काफी साल तक इस सब्जेक्ट में काम किया है। हमने तो ये भी सुना है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई पेचीदा केसेस में आपकी हेल्प भी ली है जब फॉरेंसिक का मामला आता है। अब ये पर्टिकुलर केस जब सामने आया है तो क्या आपकी दिल्ली पुलिस से बातचीत हुई है, और इस पर्टिकुलर केस के बारे में क्या उन्होंने आपसे कुछ बातचीत की है? देखिए, आधिकारिक तौर पे कोई बात नहीं हुई है और अभी चूंकि मैं मीडिया से जुड़ा हूं तो अभी मैं सरकार के साथ किसी तरह की एक्टिविटी या उनके साथ कोई काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये जरूर है कि पुराने जो भी केसेस जो अलग अलग स्टेट की पुलिस के साथ हमने मामलों को देखा है, उसमें फॉरेंसिक जब भी आ जाता है तो कन्विक्शन रेट यानी कि सजा दिलाने का जो रेट होता है वो बढ़ता है। और फॉरेंसिक जब भी शामिल होती है किसी हत्याकांड की जांच में, तो उसमें अपराधी का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। उसको सजा मिलती है, उसको उसके गुनाह के लिए भुगतना पड़ता है। इस केस की जो भी अपडेट्स आई है उसमें एक बात और सामने आई है कि वो जो फ्लैट है जहां पे आफ्ताब कह रहा है कि उसने हत्या की, वो फ्लैट पुलिस के सामने है। एक जंगल है पुलिस के सामने जहां पे आफ्ताब कह रहा है कि मैंने बॉडी पार्ट्स फेंक दिए थे। और तीसरी एक बात है कि जो फ्रिज जिसमें उसने कई दिनों तक वो बॉडी रखी हुई थी, वो फ्रिज का मिलना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो घर है वो सीन ऑफ क्राइम है, यानी कि विक्टिम को जो श्रद्धा थी उनको वहीं पे मारा गया। वहां पे ब्लड स्टेन मिल सकते हैं, वहां पे जो एक्यूज है उसके हेयर के पार्ट मिल सकते हैं। जंगल है, जंगल में जब वो बॉडी को फेंकने गया होगा, फेंक रहा होगा, उस वक्त उसके बाल के पार्ट, उसका जब भी हम बोलते हैं तो सलाइवा निकलता है या थूकते हैं या खांसते हैं, सलाइवा के पार्ट्स मिल सकते हैं। डीएनए की मैचिंग हो सकती है। वहाँ की जो मिट्टी है, जब भी कोई चलता है तो उसके शूज में एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह और दूसरी जगह की मिट्टी पहली जगह जाती है। हो सकता है कि फ्लैट के अंदर जो जंगल की मिट्टी हो उसके पार्टिकल्स हो, क्योंकि वो जंगल से होने के बाद फ्लैट आता था। फ्लैट का जो कुछ पार्टिकल है वो जंगल में मिल सकता है। फ्रिज के अंदर चूंकि बॉडी रखी गई थी, ब्लड के स्टेन मिल सकते हैं, ब्लड का कोई टिश्यू मिल सकता है। चाहे भी जितनी अच्छी तरह वो सफाई करे, कोने में या कहीं पे कोई ना कोई पार्टिकल, टिश्यू, ब्लड का स्टेन, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो ये बताएगा कि ये बॉडी का पार्ट इसी फ्रिज में रखा गया था, ये व्यक्ति ही जंगल में गया था, ये इन जूतों को पहन के गया था। तो ये सारी चीजें बहुत अहम होती हैं। जरूरी ये है कि उनका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, कितना केयरफुली किया जाता है और कितना एक्यूरेसी के साथ किया जाता है। हाँ, ये हमने काफी बार देखा। अपराधी तो नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अपराधी तो अपने जी देखिए, अपराधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो बचे। अपराधी कोई भी अपराध करने के बाद वो पूरी सफाई करता है। अपराधी अपराध करने के बाद ये सोचता है वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, वो सारे इंतजाम करता है। लेकिन फॉरेंसिक साइंस या फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है उसकी गलतियों को देखती है कि इसने कहाँ गलती की होगी। मान लीजिए मैं इस एरिया में बैठा हूँ, यहाँ बहुत छोटे छोटे कॉर्नर्स होंगे जहाँ पे अगर इस पूरे सरफेस को मैं साफ भी कर दूं तो कॉर्नर में कोई ब्लड का पार्टिकल मिल सकता है। इसी तरह फ्रिज है, फ्रिज को पूरी तरह साफ किया जा सके लेकिन उसकी कई दरारें होंगी जिसके अंदर ब्लड चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता है वो अंदर गया होगा। तो बहुत सारी चीजें, ये नहीं हो सकता कि कोई भी अपराधी पूरी एक्यूरेसी के साथ 100% 100% एविडेंस को क्लीन कर दे। एविडेंस किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में सीन ऑफ क्राइम पे होता है, उसके ऑब्जेक्ट्स पे होता है, वहाँ की दूसरी जगहों पे होता है। तो एविडेंस है, होगा, ऐसा दुनिया का कोई सीन ऑफ क्राइम नहीं है
जहां पे एविडेंस ना मिला हो या ना मौजूद हो, कितना भी शातिर अपराधी हो, वो पूरी एक्यूरेसी कभी फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त बहुत हरी यानी जल्दी में होता है। वो बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है जहां पे वो गलतियां करता है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि सबूत नहीं मिलेंगे, सबूत मिलेंगे, सबूत होंगे भी। जरूरी यह है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ उन एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। एक्यूरेसी का मतलब कि फॉरेंसिक जो है बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक छोटे से घर का इन्वेस्टिगेशन करने में घंटों लगते हैं। घंटों लगने के बाद पुलिस के पास जो इक्विपमेंट्स हैं या एफएसएल के पास जो इक्विपमेंट हैं, जो वो मेथड यूज कर रहे हैं, वो कितने लेटेस्ट हैं, अगर ब्लड नहीं मिल रहा है, ब्लड को धोया गया है, तो उसके बाद उनके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या टेक्निक मौजूद है जो दुनिया में कहीं काम आ रही है। जैसे बहुत सारे केसेस में होता है कि हिंदुस्तान में अगर उस तरीके की फैसिलिटी नहीं होती है तो भारत सरकार दूसरे देशों की जहाँ पे वो फैसिलिटी है वहाँ से वो कॉल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। तो बेस्ट एफर्ट कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई भी पुलिस, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन वो किसी भी केस को सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उस कोशिश में वो सिस्टम, सरकार या वो फैसिलिटी वो कितनी प्रोवाइड उसको की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट करता है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए हो सकता है कि जो ब्लड के स्टेन मिले, उसकी डीएनए की प्रोफाइलिंग नहीं हो पा रही हो, उसके सेल के टिश्यूज डैमेज हों, तो दुनिया में बहुत सारी जगह पे ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां उस टिश्यूज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्चें हो रही हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट डेवलप हैं कि खराब खून को भी, खराब एक तरह से कह सकते हैं कोशिकाओं को भी रिकंस्ट्रक्ट करने की फैसिलिटी मौजूद है। तो क्या ऐसी सूरत में इस तरह का सपोर्ट लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, लेकिन कुल मिला के फॉरेंसिक ही एक ऐसा रास्ता होगा जिसके जरिए आरोपी को सजा दिलाई जा सकती है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया उसमें ह्यूमन बॉडी की हड्डियाँ थी, उसमें बाल थे और उसमें ब्लड स्टेन, खून के धब्बे थे। हड्डियाँ हम मानते हैं और बाल हम मानते हैं कि काफ़ी दिनों तक जिस स्थिति में है उस स्थिति में रह सकते हैं, वो डिकम्पोज जल्दी नहीं होते। बट खून के जो धब्बे हैं वो डिकम्पोज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो 6 महीने के बाद अगर खून के धब्बे मिल भी जाते हैं तो वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनसे पुलिस को सबूत के आधार पे उनका कितना फायदा हो सकता है? देखिए, खून के धब्बे अभी इतना भी वक्त नहीं हुआ है कि ब्लड के जो पार्टिकल्स हो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके। ब्लड के पार्टिकल्स जब डिब्रीज में होते हैं, जब कॉर्नर्स में होते हैं, तो वहां पे लाइट और एयर लिमिटेड ही पहुंचती है। ब्लड कब खराब होता है? जब वहां पे सनलाइट, हीट और एयर यानी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का जो नेचर है जो डिकम्पोजिंग का, वो ऑक्सीजन, एयर और हीट से प्रभावित होता है। लेकिन जो छुपे हुए हिस्से होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, वहां पे इन चीजों की पहुंच लिमिटेड हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि लंबे वक्त तक वो ब्लड भी काम का हो सकता है और उससे भी एविडेंस मिल सकता है। इंद्रजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इनडेप्थ जानकारी के लिए, क्योंकि ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से होगी उस पे पूरे देश की तो नजरें रहेंगी ही रहेंगी, बट जबकि श्रद्धा महाराष्ट्र की बेटी है, महाराष्ट्र की नजरें भी रहेंगी। इसलिए इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।